एवरी ईयर अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। तो हर साल हमारे क्या आता है, फाइनेंस एक्ट। तो आपके जो प्रोविजंस लागू होंगे, तो फाइनेंस एक्ट 2019 लागू होगा, उसके अंतर्गत हम आगे समझते जाएंगे धीरे धीरे। तो आप देख रहे थे एक्ट, रूल्स, फाइनेंस एक्ट जो हर साल आता है हमारा। और ऐसे ही एक बोर्ड बना हुआ है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि हम डायरेक्ट टैक्स देख रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स के लिए एक बोर्ड बना हुआ है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वो इनका क्लैरिफिकेशन, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, वो भी कंफ्यूज हो सकते हैं, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर जो प्रोविजंस फॉलो करते हैं। और इसी प्रकार असेसी भी कंफ्यूज हो सकता है। तो प्रोविजंस की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो, इसलिए उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए सीबीडीटी सर्कुलर इश्यू करती है। उससे क्या सिमिलरिटी रहे, पूरे इंडिया में सिमिलरिटी रहे इसलिए। और गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जारी करती है। तो एक्ट, रूल्स, फाइनेंस एक्ट, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, और यदि कोई संतुष्ट नहीं है असेसिंग ऑफिसर से, उसने असेसमेंट किया और असेसिंग उससे संतुष्ट नहीं है, तो वह कोर्ट में भी जा सकता है, ट्रिब्यूनल में जा सकता है। फिर उसके कोई डिसीजंस आते हैं, उस डिसीजन के बेस पर भी नेक्स्ट टाइम कैसा असेसमेंट होगा वो सब भी डिसाइड करते हैं। तो डिसीजंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे भी असेसमेंट चलता है। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन हो सकता है, वेरियस हाई कोर्ट्स भी अपने अपना डिसीजन देती है। और एक लास्ट है सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे सकती है। तो हम देख रहे हैं इनकम टैक्स, ऐसा टैक्स जो इनकम पर लगता है। तो इसके लिए हमको ये प्रोविजन समझने पड़ेंगे, ये सब क्या क्या इसमें लागू होता है। एक तो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होता रहता है। रूल्स दे रखे हैं 1962, फाइनेंस एक्ट जो एवरी ईयर आता है, सर्कुलर से नोटिफिकेशन और डिसीजंस। लेकिन आप बीकॉम पार्ट 3 के स्टूडेंट हैं, इसलिए इतना पूरा नॉलेज आपको पॉसिबल नहीं है। सिर्फ हमको ज्यादा फोकस किस पे करना है, इनकम टैक्स एक्ट और जो फाइनेंस एक्ट जिसमें इनकम टैक्स की रेट्स होती है, इन दोनों को ज्यादा ध्यान रखना है। इतना जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं लाइक सीए, तो फिर आपको ये सारे नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करते हैं इसलिए। अभी आपको इनकम टैक्स एक्ट और फाइनेंस एक्ट का ज्यादा नॉलेज जरूरी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इनकम टैक्स कैसे होता है। अभी तक आप कॉस्ट अकाउंटिंग और एफएडीएम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ते आए हैं, इसलिए ये इनकम टैक्स अकाउंटिंग से थोड़ा डिफरेंट है, पर कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो हम देखते हैं, तो यहाँ वर्ड यूज होता है कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन नहीं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। वो हम बाद में देखेंगे, सेक्शन 4 उसमें ले रखा है। सेक्शन 4 है चार्ज ऑफ इनकम टैक्स, यानी इनकम पर जो चार्जेबल सेक्शन है, सेक्शन 4। तो वो हम देखेंगे जब ये सब समझ में आ जाएगा आपको। ये तो आगे समझने के लिए मैं अभी थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, यानी कंप्यूटेशन वर्ड यूज करेंगे और टैक्स लगता है टोटल इनकम पर। धीरे धीरे सब समझ जाएंगे आप। फॉर द असेसमेंट ईयर, यानी असेसमेंट ईयर होता है, इसमें फाइनेंस ईयर होता है ना। तो ऐसे तो इनकम की लिस्ट बहुत बड़ी है। सेक्शन 224 में इनकम की डेफिनेशन नहीं दे रखी है, केवल इनकम की लिस्ट दे रखी है। तो इनकम की लिस्ट तो बहुत बड़ी होती है, सैलरी भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, कोई बिजनेस से कमा रहा है, और जैसे किसी ने प्रॉपर्टी बेची है उससे इनकम हो सकती है। तो ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है। इसलिए इतनी बड़ी लिस्ट को कैसे समराइज करें, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट में सारी टोटल इनकम को 5 हेडिंग, यानी ये 5 हेडिंग है, इसमें आपको आप धीरे समझते जाएंगे। 5 हेडिंग्स कर रखी है, इसके अकॉर्डिंग हमको इनकम को उसमें रखना है। तो इसमें फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरीज। जिसकी सैलरी इनकम है वो इसमें
लिखेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जैसे किसी ने रेंट पर दे रखा है हाउस को, तो उससे जो इनकम होगी यानी किराया जो वसूल होगा, उस किराए को हम इसमें इस हेडिंग में रखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड हेडिंग है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रॉफिट। जैसे बिजनेस होता है, किसी ने दुकान खोल रखी है, किसी फैक्ट्री हो सकती है, तो उनका P&L अकाउंट बनता है। अब P&L अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है, इसलिए लिखा नेट प्रॉफिट, पर वो नेट प्रॉफिट नहीं लिखेंगे यहाँ, इसमें कैलकुलेशन करेंगे सेक्शन 28 से लेकर 44 तक, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे और जो इनकम आएगी वो टैक्सेबल इनकम लिखेंगे यहाँ पर। नेट प्रॉफिट नहीं, जो कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, फिर जो इनकम आएगी वो यहाँ लिखेंगे हम, ये होगी प्रॉफिट या गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रॉफिट। प्रोफेशन आप समझ लें, CA, एडवोकेट। फोर्थ हेडिंग है कैपिटल गेन्स। जैसे मकान को बेचा यानी कैपिटल असेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट हुआ उसको कैपिटल गेन बोलेंगे, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। और फिफ्थ हेडिंग है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाम से क्लियर है, अदर सोर्सेज मीन्स जो इन चार हेडिंग में इनकम इंक्लूड नहीं होती है, उस इनकम को हम लास्ट हेडिंग में डाल देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये एक जने की 5 इनकम नहीं हो सकती, ये तो 5 हेडिंग्स बताई है, इन पांचों को हम ऐड कर देंगे तो ये आपकी 5 हेड की इनकम आ गई। फिर उसमें हम ऐड करेंगे डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम होती है जैसे मेरे पास पैसे हैं, मैंने अपनी डॉटर के नाम FD करा दी, उससे जो इंटरेस्ट मिला तो पैसे तो मेरे थे, लेकिन मैंने टैक्स इवेशन यानी टैक्स बचाने के लिए क्या किया, बेटी के नाम से FD करी। इसलिए इनकम टैक्स में लिखा है कि इनकम तो आपकी थी, वो 1 लाख रुपए आपके थे, तो उसका इंटरेस्ट भी आपका, तो टैक्सेबल उस पर टैक्स मैं दूंगा, इसलिए ये ऐड हो रहा है डीम्ड इनकम। और बिजनेस में लॉस भी होता है, तो ये देखिए लेस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। यदि लास्ट ईयर लॉस हो गया तो नेक्स्ट ईयर जब हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो उस लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं। उसके अलग से प्रोविजंस है, वो देखेंगे हम सेक्शन 71, 72। तो ये आपका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को हम लेस कर देंगे। इस प्रकार 5 हेड की इनकम प्लस डीम्ड इनकम और लेस सेट ऑफ लॉसेस, ये करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको हम यहाँ बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शंस। डिडक्शंस कौन से चैप्टर में आते हैं, अंडर चैप्टर 6A। मैंने आपको बताया ना, इनकम टैक्स एक्ट को डिवाइड कर रखा है चैप्टर्स में, और चैप्टर्स के अंदर आती है सेक्शंस। तो ये डिडक्शंस कौन से चैप्टर में दे रखा है, चैप्टर 6A, उस चैप्टर में दे रखा है डिडक्शंस। और सेक्शन कौन सी लागू होगी, अंडर सेक्शन 80C to 80U, यानी सेक्शन तो 80 है पर C से लेकर U तक इनमें डिडक्शन दे रखी है। तो हम ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। आपने लिखा ना ऊपर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम, तो हम टोटल इनकम कैलकुलेट कर रहे थे, तो आपकी आ गई टोटल इनकम। इसी का दूसरा नाम है टैक्सेबल इनकम, यानी इनकम टैक्स लग रहा है इनकम पर, तो कौन सी इनकम पर लगेगा, तो उस इनकम को बोलते हैं टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। नाम ये है टैक्सेबल इनकम, इसका मतलब इस पर टैक्स लगेगा। और अकॉर्डिंग टू जो रेट्स हर साल फाइनेंस एक्ट में जो रेट होगी उसके अकॉर्डिंग हम जो रेट्स लागू होगी वो हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि रेट्स डिफरेंट होती है इनकम टैक्स एक्ट में, क्योंकि जो पर्सन है करदाता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF हो सकता है, फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकता है, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिक्शन पर्सन हो सकता है। ये हम डिटेल में देखेंगे डेफिनेशंस और फिर चैप्टर्स देखते जाएंगे। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ एक बार। इंडिया में 2 तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी प्रेजेंट में डायरेक्ट टैक्स एक ही है, इनकम टैक्स, ये हो गया। इसी प्रकार इनडायरेक्ट टैक्स भी 2 ही है, GST और कस्टम ड्यूटी। और किसी भी टैक्स को समझने के लिए उसके प्रोविजन देखने होते हैं, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है, रूल्स बने हुए हैं। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, सर्कुलर इशू करता है बोर्ड,
के कोर्स पे ज्यादा उनको फोकस करना है एक्ट पर और फाइनेंस है। और ये आपका एक समरी था ताकि आगे समझ में आएगा आपको। आई थिंक आप इतना कुछ समझते होंगे। थैंक यू।